Okay, so Bachawadi will start with this as well, ruling the countryside. इसमें क्या है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो कंट्री साइड मतलब क्या होता है, गांव खेड़े के एरियाज, ठीक है। जो कॉलोनियल रूल हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो जितने भी गांव खेड़े के एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पे क्या होने लगा, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कभी अंग्रेज लोग आ रहे हैं, कभी मुगल्स आ रहे हैं, कभी हिंदू एम्पायर हो रहा है, ये अपने गाँव को लेकर मस्त हैं, ठीक है। बट वॉट चेंजेस हैपेंड इन द कंट्री साइड, क्या चेंजेस आए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर प्रिसाइसली गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपका भाई साहब, द कंपनी बिकम्स द दीवान, तो कंपनी दीवान बन गई ऑन 12th of August 1765। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। दीवान मतलब एक किंग की तरह होते हैं, हम ही ने इनको दीवान बना दिया, ठीक है। मुगल एम्परर ने क्या किया भाई साहब, कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो प्रोविंस था, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था, अलग अलग प्रोविंसेस थे, मराठा प्रोविंस था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रोविंस था, उसके बाद आपका बंगाल प्रोविंस था, तो इनको बंगाल का दीवान बना दिया गया, ठीक है। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस, तो यहाँ पे हुआ था भाई साहब। बट इन दिस पेंटिंग द इवेंट इज शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेशन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, ऐसा भाई साहब पेंटिंग में दिखाया है। हो सकता है ये इवेंट किसी टेंट में ही खत्म हो गया हो, कोई एक छोटे से वॉर टेंट में ही ये खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको बड़े ग्रैंड तरीके से पेंटिंग करके दिखाई है कि कैसे दीवान का अप्रूवल रॉबर्ट क्लाइव को मिल रहा है, मुगल एम्परर हाउ इज ग्रांटिंग द दीवानी राइट्स टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। द पेंटर वॉज कमीशन्ड बाई क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, ही वॉज ग्रांटेड द दीवानी राइट्स, और इन्होंने किसी को पेंट करने बोला था कि भाई देखो ये, तभी तो फोटोज़ नहीं होते थे, या तभी तो भाई साहब कैमराज नहीं होते थे, तो सब पेंटर्स ही इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के किसी पेंटर को पैसे देकर इन्होंने ये पेंटिंग बनवाई थी, जिसमें मुगल एम्परर उनको दीवानी राइट्स दे रहे हैं, इसका एक पिक्चर हमको मिलता है, ठीक है, जस्ट वन मिनट, ठीक है। बट in this painting the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. Clive ने भाई साहब पैसे वैसे दिए और बोला कि इसको ग्रैंड करके पेंटिंग करो, हालांकि किसी टेंट में यह मामला निपट गया होगा, ठीक है, छोटे उसमें, ये लो भाई साहब दीवानी राइट्स हैं, ठीक है, ओके। द ग्रांट ऑफ दीवानी clearly was one such event in British imagination. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under his control. तो ये पूरे बंगाल प्रोविंस में जब मुगल साम्राज्य ने ब्रिटिशर को दीवानी राइट्स दे दी, तो इसका मतलब ये पूरे बंगाल पे अभी इनका कंट्रोल है, ठीक है। फाइनेंशियली कंट्रोल करेगा, पूरा फाइनेंस देखेगा, रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक, सब कुछ भाई साहब कौन देखेगा, अंग्रेज लोग देखेंगे, ठीक है। दैट वाज व्हाट वाज दीवानी राइट्स वाज, ठीक है। हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड, ऑर्गेनाइजिंग द रेवेन्यू रिसोर्सेज, तो पूरे लैंड को एडमिनिस्टर करना है, रेवेन्यू पैसा कहाँ से आए वो देखना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, ओके। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, तो भाई साहब इसको ऐसे करना था। अभी देखो, एक तरफ तो राज्य को चलाना है, प्लस अंग्रेजी साम्राज्य को भी तो चलाना है, ठीक है। तो ये इनका पहले दिमाग में था कि जितना भी रेवेन्यू होगा, दैट रेवेन्यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, एंड देन अ ट्रेडिंग कंपनी had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. तो ये तो ट्रेडिंग कंपनी है भाई साहब, ठीक है, तो इनको तो धंधा करना था। Over the years the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. देखो, जब भी आप कहीं पे रूल करने आते हो ना, फटाफट से अपने फरमान नहीं जारी कर सकते, तब लोग आपको अपोज करेंगे। तो पहले तो जो लोग रूलर्स हैं उनको एक्नॉलेज कीजिए, आप भाई साहब हम आपका रूलिंग, मतलब हम आपका साम्राज्य नहीं छीनेंगे, आप रूल करते रहिए, हम आपका फाइनेंसेस देख लेंगे, ये रेवेन्यू का ऐसा होगा, ऐसे रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ऐसे बटेगा पैसा, ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आपके शान और शौकत में, या आपके जो भाई साहब इतने बड़े बड़े महल है, इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, आप भाई साहब रूल कीजिए, मौज कीजिए, जिंदगी की ऐश कीजिए, ठीक है। सो बीइंग एन एलियन पावर मतलब बाहर से आना, इंडिया के बाहर से आए थे ऑब्वियसली, ठीक है। सो इट नीडेड टू पैसिफाई दोस, मतलब जो लोग पहले से ही साम्राज्य चला रहे हैं उनके साथ इनकी अच्छी बननी चाहिए, ठीक है, दैट वाज ऑलरेडी देयर।
Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. जिनके पास लोकल पावर था उनको कंट्रोल करना जरूरी था, बट उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एलिमिनेट देम. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड. तो कैसे मतलब अभी धीरे धीरे विलेज लेवल पे कैसे इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया. ठीक है. इंडिया पे तो ये कॉलोनाइजेशन कर ही रहे थे, लेकिन कैसे विलेज लेवल पे इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया. ठीक है. ओके. ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेस, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ द पीपल, प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड. तो ये सारी चीजें की इन्होंने. ठीक है. पहले तो भाई साहब कॉलोनाइज किया कंट्री साइड को, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेस मतलब रेवेन्यू मतलब कितना टैक्स देना है, ये सब उसको ऑर्गेनाइज. डिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, जो लोगों के राइट्स है उसको रीडिफाइन किया. और फाइनली प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, जो भी क्रॉप्स इनको प्रोड्यूस करना था वो भी इन्होंने किया. ठीक है. ओके. रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर. इसने भाई साहब अपने आप को ट्रेडर के हिसाब से देखा. इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम. तो इनको भाई साहब देखो, कंपनी को फाइनेंशियल राइट्स मिल गया, लेकिन कंपनी पहले अपने फायदे के बारे में सोचेगी. बंगाल को बाद में देखेंगे, पहले अपने फायदे के बारे में सोचते हैं. ठीक है. इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. लेकिन एक रेगुलर सिस्टम बनाना या भाई साहब जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं उससे डेवलपमेंट दिखाना या डेवलपमेंट करवाना, इस सब पे कंट्री को ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है. ओके. The effort was to increase the revenue as much as it is at could and buy fine cotton and silk cotton as cheaply as possible. तो इंडिया में कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था और ये यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी डिमांड में था. तो इन्होंने ज़बरदस्ती का जितने भी फार्मर्स थे उनसे कॉटन प्रोडक्शन करवा दिया. अभी वेस्ट बंगाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे राइस उगाया जाता है, और ये राइस सिर्फ वेस्ट बंगाल के प्रोविंस के लोगों का ही पेट नहीं भरता है, पूरे इंडिया का पेट भरता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन यहाँ पे और केरला में होता है. ठीक है. लेकिन अगर उस ज़मीन पे हम कॉटन उगाएं तो मतलब देश का पेट कैसे पालेंगे, है ना. ब्रिटिशर्स को इससे कुछ पड़ा नहीं था. ब्रिटिशर्स को अपना फ़ायदा देखना था, और इन्होंने बोला कि भाई जो लोग कॉटन उगाते हैं उनके लिए हम टैक्स में थोड़ा सा रिबेट दे देंगे, उतना टैक्स उनको नहीं भरना पड़ेगा, उतना रेवेन्यू उनको नहीं भरना पड़ेगा. तो इन्होंने उनके लिए टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया. फिर जो लोग उगा रहे हैं दूसरा कुछ, उनको हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया. ठीक है. फिर कॉटन उगाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन फ़ायदा इनका है. ठीक है. कॉटन यहाँ से खरीदेंगे, आपके इंडस्ट्रीज़ में उनको ले जाएंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर क्लोथ फिर यहीं पे बेचेंगे. दो तरफा लूट रहे हैं. यहाँ पे ज़बरदस्ती का किसानों से कॉटन उगवा कर अपने ही इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में ले जाकर उसका प्रोडक्शन करवा कर फिर जो प्रोड्यूस क्लॉथ है वो भी यहाँ पे ही बेचेंगे. That was the double game that they were playing. ठीक है. Within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled. ठीक है. डबल कर दिया इन्होंने. ठीक है. Before 1865 the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. तो इसके 1865 के पहले कंपनी क्या करती थी भाई साहब, जो भी गुड्स बनाती थी इंडिया में, उनका मतलब जो भी प्रोडक्शन करवाती थी इंडिया में अपने गोल्ड को और सिल्वर को गिरवी रखकर, तो उनके कंट्री में जो गोल्ड और सिल्वर है उसको गिरवी रखकर इन्होंने भाई साहब यहाँ से चीज़ें खरीदी थी. अब भाई साहब ये बंद हो गया क्योंकि इनको यहाँ से ही पैसा मिल रहा है. ठीक है. यहाँ से ये कॉटन उगा रहे हैं, सो इट स्टॉप. ठीक है. नाउ इट वाज नॉट एबल, मतलब इट डिडंट नीड द गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ ब्रिटेन एनी मोर. ठीक है. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेस फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है. तो पहले इनके फाइनेंसिंग के लिए इनके कंट्री का पैसा ये यूज कर रहे थे, अभी बंगाल का पैसा यूज करने लगे इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स. समझ में आ रहा है ये, क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गई, हम ही ने गधे की तरह उनको दीवानी राइट्स दे दिया. ठीक है. ओके. Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. जो आर्टिजन्स थे, जो घड़े बनाते थे, बर्तन बनाते थे वगैरह वगैरह, इनको बहुत लो प्राइस में अपने गुड्स को बेचना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने धंधा छोड़ दिया और शहरों की तरफ मूव करने लगे. ठीक है. What else? Artisans production was in decline. So ये जो आर्टिजन्स गुड, और ब्रिटिशर्स ये चाहते भी थे कि इनका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो, क्योंकि इनका प्रोड्यूस किया हुआ, नक्काशी किया हुआ जो कपड़े हैं, अगर ये ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं होंगे तो ब्रिटिशर्स के जो इम्प्रिंटेड क्लॉथ्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे. लोगों को ये नहीं मिलेगा तो लोग ब्रिटिशर्स के क्लॉथ्स ही लेंगे. ठीक है. ओके. आर्टिजन्स प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम. बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, रेवेन्यू लगा दिया, और
ब्रिटिशर्स के हिसाब से भाई साहब आपके यहाँ पे बाढ़ आई हो या सूखा पड़ा हो हमें कोई मतलब नहीं, आपके पास इतना लैंड है, आप क्या उगा रहे हैं हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमको टैक्स से मतलब है, आपका रेवेन्यू आना जाना चाहिए टाइम पे, नहीं आएगा तो आपका लैंड हम जब्त कर लेंगे और उस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे। एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, इट वाज कोलैप्सिंग, ठीक है। सो भुखमरी। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन, फेमाइन मतलब सूखा पड़ना, किल 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अकेले बंगाल में 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई स्टारवेशन से, ठीक है, भूख से, भुखमरी फैली, ठीक है। 1770 अ टेरिबल फेमिन किल 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। तो बंगाल का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मर गया, ठीक है, खाने को नहीं था, फेमाइन पड़ा, सूखा पड़ा और किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इन द इकोनॉमी, इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, तो कंपनी भी अभी सोचने लगी कि भाई साहब हमको रेवेन्यू तो तभी मिलेगा जब इकोनॉमी चलेगा, लेकिन इकोनॉमी ठप पड़ा, इनके तो खाने के वांदे हैं, तो कैसे चलेगा इकोनॉमी, ठीक है। ओके, हाउ वाज दिस टू बी डन, तो इसने द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है, द नीड टू इम्प्रूव, मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड। तो इन्वेस्टमेंट अभी हमको लैंड में करना है, लैंड में फैसिलिटीज डालनी है, इरिगेशन को अच्छा करना है, कैसे भी करके किसानों को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारा ही फायदा है, ठीक है। एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, तो इन्होंने देख लिया कि भाई साहब सिर्फ हम कर वसूली करेंगे या रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, इनको अगर हम सपोर्ट ना करें तो ये करेंगे कैसे, ठीक है। सो दैट्स समथिंग दैट दे अंडरस्टूड। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, 20 साल बाद, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो इन्होंने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। कंपनी बेसिकली किससे बनी हुई थी, देखिए कंपनी में राजाज एंड तालुकदार्स थे विच वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स, तो और उसके नीचे थे भाई साहब, तो पहले थी कंपनी, कंपनी के नीचे थे राजा और तालुकदार, और राजा और तालुकदार के नीचे थे कौन, पीजेंट्स, मतलब किसान, ठीक है, किसान इनको देगा पैसे और ये इनको देगा, ठीक है, दैट वाज द By the terms of the settlement, the Rajas and the Talukdars were recognized as जमींदार्स, तो इनको जमींदार्स बोला जाता था, जितने भी राजाज और तालुकदार्स थे। They were asked to collect the rent from the peasants and pay revenue to the company, तो इनसे रेंट कलेक्ट कीजिए और रेवेन्यू पे कीजिए हमको। The amount to be paid was fixed permanently, इन्होंने परमानेंट फिक्स कर दिया, ठीक है, that it was not to be increased ever in future, हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। तो प्लीज देखिए कि आप अपना कर वसूली करते रहे और हमें पेमेंट करते रहे, ठीक है। हम क्यों इन्वॉल्व हुए इनसे पेमेंट कलेक्शन में, इनको इन्वॉल्व होने दीजिए, ठीक है। Ensure a regular flow of revenue to the company coffers since the revenue demand of the state would not be increased, ठीक है। Encourage the जमींदार्स to invest in improving the land, तो देखिए ये बढ़ने नहीं वाला, हम इसको वैसा ही रखेंगे। तो अभी जमींदार लोगों को ये बोल रहे हैं, हम क्यों जाएं, जमींदार को बोलेंगे कि भाई साहब आप ही किसानों को इनकरेज कीजिए, आप ही कुछ व्यवस्था बनाइए अपने गांव में, अपने किसानों के साथ इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाइए या फर्टिलाइजर्स बढ़ाइए, या जो बीज आप यूज़ कर रहे हैं उनको इम्प्रूव कीजिए, तो आपका एग्रीकल्चर आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। हमको सिर्फ रेवेन्यू चाहिए जो फिक्स कर दिया हमने, इसको अपन इंक्रीज नहीं करने वाले, ठीक है। तो सारा लोड जमींदारों पे डाल दिया, और जमींदारों का लोड किस पे जाएगा, ऑब्वियसली किसानों पे, ठीक है। ओके, जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, इनको जमींदारों को बुलाया गया और इनको मीटिंग में बोला गया, भाई साहब सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही होने वाला है, आपका रेवेन्यू देखिए, आप जितना चाहे रेवेन्यू बटोरिए, हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए जो हम इंक्रीज नहीं करने वाले। तो जितना ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू आएगा और उतना ही ज़्यादा हमारा, मतलब उतने हमारे पास आएगा, लेकिन जो ज़्यादा पैसा आएगा वो तो आपका हुआ ना, तो इसीलिए इन किसानों को इनकरेज कीजिए so that they can do more of agriculture, ठीक है, and save on the money. In many villages of Bengal, some of the powerful ryots did not cultivate but instead gave out their lands to others. इन्होंने भाई साहब अपना लैंड दूसरों को दे दिया, taking from them very high rents. उनको भाई साहब बहुत हाई रेंट लेने लगे, they started taking very high rents from him, ठीक है। तो इनको ये सब करने लगे ये, ठीक है। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. In 1806, H.T. Colebrook described the conditions of these under-tenants in Bengal. The under-tenants, depressed by an excessive rent in kind and by unserious returns of the cattle, seed and subsistence advanced to them, can never extricate themselves from debt. तो जो अंडर-टेनेंट्स होते हैं, मतलब जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद का लैंड भी ना हो, ये कभी भी कर्जे से मुक्ति नहीं हो पा रहे, कर्जा इनका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है।
In so abject a state, they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation. तो इनकी हालत बद से बदतर होती गई. They were hardly finding any respite in all these things that were happening. तो इन्होंने ऐसा लिखा है. ठीक है, ओके, आज यहाँ तक ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर Okay, people, so we are seeing in this कि आपका कैसे there were groups which were tribal groups and the Britishers were basically what they were suppressing them. ये ट्राइबल ग्रुप्स ज्यादा करके अपना जो इनकम करते थे वो कहाँ से करते थे, जंगल्स में करते थे और इनकी लाइफ को बहुत लिमिटेड बना दिया था. ठीक है, a lot of restrictions were imposed on them. So the British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed income. इनका भाई साहब कोई फिक्स्ड इनकम नहीं था. ठीक है, they were very uncomfortable with them. ठीक है, तो so the British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed income. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators. ब्रिटिशर्स का क्या वो था कि भाई साहब ये ट्राइबल ग्रुप्स बंजारों की तरह घूमते ना रहें, ये भाई साहब सेटल डाउन हो जाए और फार्मर या पीजेंट बन जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे बेसिकली वांटेड. सो जस्ट वन मोमेंट पीपल. So settled peasants were easier to control and administer than people were always on the move. ऐसा क्यों मानते थे ब्रिटिशर्स? क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि जो लोग बंजारे एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है. ये कोई क्राइम करके चले गए भाई साहब, अभी क्या ढूंढे. लेकिन अगर आपका एक परमानेंट घर है, आपका एक परमानेंट गांव है, तो आपको पकड़ना आसान होगा. ठीक है, आपको एडमिनिस्टर करना आसान होगा. आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप पे निगाहें रखी जा सकती हैं. ठीक है, बट दीज वेर, तो ये सेटल्ड नहीं थे. ठीक है, सेटल्ड पीजेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स वेर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर. इन पे निगरानी भी रखी जा सकती है और इन पे कंट्रोल भी रखा जा सकता है. देन पीपल हु वेर ऑलवेज ऑन द मूव. पीपल ऑलवेज ऑन द मूव मतलब जो वंडर कर रहे हैं भाई साहब. ठीक है, दे आर वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे ये ट्राइबल्स थे, दे यूज्ड टू, तो इनका ज्यादा करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन था. एक जगह पे कल्टीवेशन किया, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरी जगह चले गए, ऐसा. ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट था भाई साहब. द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू ऑफ द स्टेट. तो ब्रिटिशर्स को भाई साहब और क्या चाहिए था? एक रेगुलर रेवेन्यू चाहिए था, सोर्स फॉर द स्टेट. तो मतलब एक रेगुलर रेवेन्यू हम तभी सेटअप कर सकते हैं जब तक लोग एक जगह पे अगर बस गए, ये गांव हो गया, ये जमीन हो गई उनकी, अब इनसे हम रेवेन्यू वसूली कर सकते हैं. अगर यही लोग यहाँ पे कल्टीवेशन किया कुछ दिनों तक, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, अब कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उनसे? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप एक गांव को बिलोंग करने चाहिए. लेकिन अगर आप बंजारों की तरह एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो आप पे कोई रेवेन्यू एप्लीकेबल ही नहीं कर पाएंगे हम. ठीक है, सो ब्रिटिशर्स को ये चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी ट्राइबल्स हैं वो डिसॉल्व होकर गांव में बस जाएं, गांव की खेती बाड़ी करें और गांव में इनकम करें और हमको रेवेन्यू या टैक्स देते रहें. ठीक है, ओके. So they introduced land settlements. That is, they measured the land, defined the rights to each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. तो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? लैंड को इन्होंने फिक्स कर दिया, प्रॉपर्टी रेट्स डिफाइन कर दी, टैक्स के रेट्स अप्लाई कर दिए और इसी हिसाब से आप भाई साहब पेमेंट करते रहिए. ठीक है, दैट इज व्हाट दे फिक्स्ड अपॉन. सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर टेनेंट्स. ठीक है, तो उनको कुछ पीजेंट्स को लैंड ओनर्स बना दिया गया, मतलब ये लैंड को ओन करते हैं, और बाकी टेनेंट्स मतलब भाड़े पे जिन्होंने लिया हुआ है, खेती बाड़ी करने के लिए भाड़े पे लिया हुआ है. पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ अ लैंड और अ बिल्डिंग. ठीक है, एज यू हैव सीन, the tenants were to pay rent to the landowner who in turn paid revenue to the state. तो ये भी tenants होंगे. tenants मतलब जिन्होंने भाड़े पे लैंड को लिया हुआ है फार्मिंग करने के लिए. ये क्या करेंगे? ये रेंट देंगे लैंड का, किसको? लैंड ओनर को, जो एक्चुअली जमीन का मालिक होगा, और लैंड ओनर कुछ रेवेन्यू किसको देगा? ब्रिटिशर्स को. ठीक है, दैट इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर वाज डिवाइस्ड. ठीक है, ओके. So the British
the British effort to settle झूम cultivators were not very successful. तो झूम cultivators कौन होते हैं? जो shifting cultivation को practice करते हैं. They keep on wandering from one place to another. ठीक है, they will cultivate one season here and then they will move. They will cultivate one season here, then they will keep on a continuous move. So झूम cultivators or shifting cultivators are those cultivators who are in a continuous movement. ठीक है, so the British started to they made their efforts to settle them down. Jhum cultivators was not very successful. However, they were not very successful in this. Okay, their efforts to make them settle down was not very successful. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो जोग्राफिकली एक डिसएडवांटेज में हैं, वहां पे पानी की कमी है, वहां पे भाई साहब ठीक है सॉइल जो है वो ड्राई सॉइल है, तो ऐसे जगहों पे सेटल्ड होकर कल्टीवेशन करना मुश्किल है. ऐसे जगहों पे अच्छा यही होगा कि मूव करते रहे, झूम कल्टीवेशन करते रहे. ठीक है, सो द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सच प्लेसेस वाज नॉट अलाउइंग पीपल और रादर दिस कम्युनिटी और ट्राइबल पीपल टू सेटल डाउन. ठीक है, तो बावजूद इसके कि ब्रिटिशर्स कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं कि ये एक जगह पे सेटल डाउन हो जाए, ये सेटल डाउन नहीं हो रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस. ठीक है, ओके, सो ड्राई लैंड है वेयर वाटर इज स्केर्स, वाटर की कमी है एंड द सॉइल इज बेसिकली ड्राई. In fact, Jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. ज्यादा करके झूम कल्टीवेटर्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, प्लाव कल्टीवेशन जो कर रहे हैं often suffered. ठीक है, काफी उनको सफर होना पड़ता था. ठीक है, because their fields did not produce good yields. तो बहुत सारे ऐसे झूम कल्टीवेशन है, मतलब कुछ दिनों तक खेती है लेकिन उनको बहुत कभी कभी खामियाजा भुगतना पड़ता था क्योंकि उनका फील्ड में ज्यादा क्रॉप्स या प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. ठीक है, दिस वाज नॉट प्रोड्यूसिंग मच. इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर्स टुक टू द So Jhum cultivators in Northeast India insisted on continuing with their traditional practice. So Northeast India में इस जगह पे ज्यादा करके जितने भी आपके झूम cultivators थे, they decided that we will keep on continuing this form of practice. ठीक है, we will not settle down. ठीक है, in Northeast India, ये पूरे Northeastern part में इंडिया के they continued their practice in spite of the British insisting them on settling down at a particular place. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. तो काफी सारा प्रोटेस्ट होने लगा, काफी सारे लोग ब्रिटिशर्स के इस लॉ को अपोज करने लगे कि झूम कल्टीवेशन would not be allowed, forest dwellers would not be allowed. ठीक है, people will not be allowed to wander in forest, ये सब अलाउ नहीं होगा. ठीक है, तो काफी सारा प्रोटेस्ट होने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ठीक है इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ जगहों पे आप झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन इज बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सो इट मींस शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फॉर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, ट्राइबल्स डिस्कोर्स एंड द विजन ऑफ द गोल्ड एज में, ठीक है, द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. ज्यादा करके ये पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉस हैज अ कंसिडरेबल इफेक्ट इन द ट्राइबल लाइव्स. तो जैसे ही हमने फॉरेस्ट लॉस को चेंज किया, इनके भाई साहब ट्राइबल लाइव्स बहुत इम्पैक्ट हो गए. देयर वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइव्स. ठीक है, चेंजेस इन देयर लॉस. ठीक है, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वेर अ स्टेट प्रॉपर्टी. तो सारे फॉरेस्ट को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, एज अ स्टेट प्रॉपर्टी. तो अगर आप फॉरेस्ट में है भी तो भी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब कंट्री की प्रॉपर्टी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल. इन्होंने अपना कंट्रोल कैसे बनाया, ऑल ओवर द फॉरेस्ट, सारे फॉरेस्ट पे इन्होंने बोल दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, दिस इज बेसिकली आवर प्रॉपर्टी. सम फॉरेस्ट वे क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर which the British wanted. ठीक है, टिम्बर मतलब बांस. ठीक है, और बांस का बहुत सारा उपयोग होता है. So timber was needed. So some forests were classified as reserved forest. यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं. एंट्री करेंगे भी तो आप सिर्फ सूखे पत्ते कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते. ना ही यहाँ पे पेड़ों को काट सकते हैं, ना ही यहाँ पे जानवरों को मार सकते हैं, ना ही यहाँ पे फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पे किसी टाइप का आप झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं. सो दीज आर नोन एज रिजर्व फॉरेस्ट. एंटरिंग दीज फॉरेस्ट वुड बी अ क्राइम विच विल बी पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है, सो ऐसा ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इन फॉरेस्ट से ब्रिटिशर्स टिम्बर काट के ले जाते थे. ठीक है, ओके. In the reserved forest,
पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं होगा. यू विल नॉट बी अलाउड टू डू झूम कल्टिवेशन, यू विल नॉट बी अलाउड टू पिक अप द फ्रूट्स or use the medicines produced. You will not be allowed to do hunting as well इन सारे जगहों पे. ठीक है, ये सब अलाउड नहीं होगा. नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन आप रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट कल्टिवेट, यू कैन नॉट अलाउ. So not allowed to collect fruits. These people were not allowed to collect fruits as well. ठीक है, not allowed to hunt animals. They were not allowed to hunt animals. तो जो अभी तक ये फ्रीली करते आ रहे थे रिजर्व फॉरेस्ट में, इनके ऊपर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए ऑन रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है, ओके. हाउ वेयर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन? अब ये कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, हाउ वुड दे सर्वाइव? मेनी वेयर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. तो इनको भाई साहब दूसरे एरियाज में जाना पड़ा इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. दे वर फोर्स्ड टू मूव इन अदर एरियाज. द मनी अ पर्सन नीड्स टू पे फॉर फूड, अ प्लेस टू लिव, एक्सेट्रा. But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. ठीक है, तो once the British stopped the tribal people from living inside the forest, they faced a problem. तो ब्रिटिशर्स ने इनका जंगलों में जाना बंद करवा दिया. रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे नहीं जा सकते हैं. अगर गए भी तो आपके ऊपर अरेस्ट वारंट लग जाएगा, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी. तो ब्रिटिशर्स का ये फॉरेस्ट में जाना बंद करवाना ट्राइबल लोगों का इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ाने लगा, क्योंकि अभी तक ये पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे अपने जीवन के लिए. दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक meat. They were dependent on forest products like fruits and vegetation. They were dependent on wood that they used to get as fuel from forest. ठीक है, इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट थे और इनको बंद करवा दिया. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? ठीक है, तो कहां से ये लेबर आएंगे? ये लेबरर्स ऐसे ही बंजारे लोग होते थे. देखिए, जो फार्मर है वो तो फार्मिंग करेगा, उसकी तो जमीन है, या तो टेनेंट हिसाब से या तो लैंड ओनर हिसाब से उसकी जमीन ऑलरेडी है, तो वो फार्मिंग करेगा. लेकिन जो आपके ये ऐसे बंजारे थे जो एक जगह पे नहीं रहते थे, इन्हीं को ब्रिटिशर्स यूज करते थे इन ऑर्डर टू डू मैनुअल वर्क. ठीक है, फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स? आपके जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं, आपने देखा रहेगा, वो लकड़ी के ऊपर होते हैं. ठीक है, रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेबर कहां से मिलेगा? ठीक है, कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन. तो इन्होंने देखा कि भाई साहब, अगर हम इनके जीवन में बाधा डालेंगे तो हमको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम इन लेबरर्स को तो हमको चाहिए. ठीक है, ये लेबरर्स जो दर बदर भटकते रहते हैं, ठीक है, इनको यूज करने के लिए भी भाई साहब दे केम अप विद अ सॉल्यूशन. ठीक है, सो कुछ तो बीच का कुछ हमको निकालना पड़ेगा. दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपनी बात भी रखते हैं और आप आपको भी अप्रूव करते हैं. तो आप हमको जब लेबर चाहिए रहेगा हमारे मैनुअल वर्क के लिए, ठीक है, हमको मजदूरी के जब लेबर चाहिए रहेगा तो आपको आना पड़ेगा और आप झूम कल्टीवेशन अभी कर सकते हैं. फॉरेस्ट के कुछ एरियाज पे आप झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर वॉलंटियरिंग फॉर लेबर सर्विस व्हेन वी रिक्वायर. सो ये डील हो गई उनके बीच में. ठीक है, दैट्स हाउ द डील वाज मेड. Patches of land, ठीक है, in the forest and allow them to cultivate, provide labor to the forest department, look after the forest as well. So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस. तो ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेजेस को अप्लाई किया, ठीक है, टू सप्लाई चीप लेबर. ठीक है, Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. So ऐसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनके भाई साहब वो तो अभी तक फ्री थे, लेकिन अगर अभी उनके ऊपर बैन इम्पोज हो गया है, वो फॉरेस्ट में कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, और अगर कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो ब्रिटिशर्स की मदद करनी पड़ेगी जब उनको लेबर की जरूरत पड़ेगी. तो इसीलिए काफी सारे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, दे रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज. कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लाई किया था इन फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट उन्होंने मोर्चा धरा. ठीक है, they disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal
एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन। इन्होंने माना ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने डिसोबे किया नए रूल्स को। दे कंटिन्यूड विद द प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड एज इलीगल। उन सारे प्रैक्टिसेस को ये करते रहे जिनको इलीगल बोला गया है, ठीक है। एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबिलियन, ओपन रेबिलियन, सीधा सीधा विद्रोह किया इन्होंने, ठीक है, जो भी चीजें चल रही थी। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces। तो ये एक आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में। सोंग्राम संगमा in 1906 एक रिवोल्ट हुआ था ट्राइबल लोगों का, in Assam it happened and later in the 1930s in the central provinces पे भी ट्राइबल लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है। तो सोंग्राम संगमा, the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces। Warrior Elvin visited the land of Baigas, a tribal group in the central India। तो इन्होंने भाई साहब 1930s में Warrior Elvin, he visited the land of the Baigas, which was basically a tribal group in central India। He wanted to know about them, their customs, practices and the art and the folklore। तो ये सब वो जानना चाहते थे कि ये कैसे अपना जीवन बिताते हैं, इनके जीवन में आर्ट, कल्चर क्या क्या है, कस्टम्स क्या हैं इनके, ठीक है, ओके। He recorded many songs that lamented the hard time the Baigas were having under the British rule। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किए, मतलब लिखा, ठीक है, जो जिसमें जो मतलब उनकी पीड़ा है या दुख दर्द है अंडर द ब्रिटिश रूल, उसको व्यक्त किया गया है, ठीक है, सॉन्ग्स में इन चीजों को व्यक्त किया गया है, ओके। इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज टू लिव, how hard it is to live, in the village sits the landlord, in the gate sits the kotwar, in the garden sits the patwari। ये सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को रखा हुआ था। in the field sits the government, in this land of the English how hard it is to live। ये एक सॉन्ग है जो वो गाते थे। और to pay cattle tax we have to sell cow, to pay forest tax we have to sell buffalo, to pay land tax we have to sell bullock, How are we going to get our food in this land of the English। तो इंग्लिश रूल जब से आया है तब से हमारे जीवन का व्यथा बहुत ज्यादा हो गया, हमारे जीवन बहुत उत्पीड़ित हो गया है, ठीक है, वी आर अंडर सिवियर पेन। During the 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। तो काफी सारा ऐसा देखने को मिलता था, जितने भी ट्रेडर्स होते थे या मनी लेंडर्स होते थे, ठीक है, जो पैसा देते हैं या धंधा करते हैं, दे वेर कमिंग टू द फॉरेस्ट मोर ऑफन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट से जो जड़ी बूटियां हैं, जो आपके फल फूल हैं, वो लेने के लिए ऑफरिंग कैश लोन्स, और लेने के लिए भाई साहब इनको कैश लोन्स देते थे ये जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और इनको छोटी मोटी पगार देकर काम पे रखने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, ओके। सो दीज वेर विजिटिंग, इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। तो ये सिल्क उगाते हैं। इन द 19th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में। एक और चीज जो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा जो डिमांड में था, वो था इंडिगो। इंडिगो एज अ कलर वाज इन हाई डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है, ओके। सो इंडियन सिल्क काफी डिमांड में होने लगा यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स में काफी डिमांड में था और यहां से ये जाता था, ठीक है, दिस वाज कैरिड अवे। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली, बहुत जल्दी से बढ़ने लगा। एज द मार्केट एक्सपैंडेड, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand। So they tried to encourage silk production to meet the growing demand, ठीक है, okay। Hazaribagh in present day Jharkhand was an area where the Santals reared cocoons। cocoons मतलब समझते हैं आप, सिल्क कहां से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है। सिल्क वॉर्म को रेस किया जाता है, तो सिल्क वॉर्म को मलबरी लीव्स खिलाए जाते हैं और फिर ये भाई साहब ये लावा क्या हो जाता है, कुकुन बन जाता है, और इस कुकुन को जब हम बॉयल करते हैं तो सिल्क निकल जाता है, ठीक है। सो हजारीबाग इज इन बिहार, आज भी ये जगह है। इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द सांताल्स एक ट्राइबल ग्रुप था, दे रियर्ड कुकुन्स फॉर सिल्क, ठीक है, फॉर सिल्क।
So these were the Santals. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. तो ये traders थे जो धंधा चलाते थे, ठीक है, ये loans देते थे, loans मतलब पैसा देते थे इनको ताकि cocoons मिल सके, ठीक है, ओके, tribals को पैसा दिया जाने लगा, traders इनको पैसा देने लगे, ठीक है. The growers were paid ₹3 to ₹4 for 1,000 cocoons. 1000 cocoon के लिए भाई साहब 3-4 रुपए मिलते थे और उस टाइम पे 3-4 रुपए का बहुत कीमत था. It was highly valued. So the growers were paid approximately ₹3 to ₹4 for 1,000 cocoons. ठीक है. These were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. मतलब ऑलमोस्ट 15 या 5 गुना ज्यादा प्राइस में ये बिकता था. इनको 3-4 रुपए मिल रहे हैं लेकिन वहां पे 20-25 रुपए में ये बिकता था, ठीक है, 1000 cocoons, ठीक है. द मिडिलमैन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. तो ये मिडिलमैन थे ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने लगे, ठीक है. द सिल्क ग्रोअर्स अर्न वेरी लिटिल. Understandably, many tribal groups saw the market and traders as their main enemies. तो ये ट्राइबल ग्रुप्स को मार्केट और ट्रेडर्स को वो एनिमी की तरह देखने लगे क्योंकि वैसा 3-4 रुपए में हमसे माल ले जाते हैं और उधर बेच रहे हैं 20-25 रुपए में. तो ये पूरा पैसा तो यही खा गए, मेहनत हमारी, प्रॉफिट इनका, ठीक है. सो दे स्टार्टेड टू बेसिकली लुक एट देम एज देयर एनिमीज. The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. तो टी प्लांटेशन चालू हो गया, माइनिंग मतलब मिनरल्स को निकालना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है. Tribals were recruited in large numbers to work the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. तो ये ट्राइबल्स को कहीं से भी उठाते थे और उनको ले जाकर यहाँ पे काम करवाते थे. सो ट्राइबल्स वेर रिक्रूटेड मतलब उनको अपॉइंट किया गया लार्ज नंबर्स में टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस. कहाँ पे? आसाम में एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, ठीक है. टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड. Okay, they were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. बहुत ही कम पगार पे भाई साहब इनको रखा गया था, very less, ठीक है. The amount of money that was paid was very less. Just one moment, people. Okay, so they were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. इनको भाई साहब prevent करेगा returning home के लिए, ठीक है. तो 19th 20th century tribal groups in different parts of the country rebelled, ठीक है. सो ये रिबेल करने लगे अपोजिंग द वन इन अथॉरिटी और डोमिनेंस. तो इसको भाई साहब रिबेल करने लगे मतलब बगावत पे उतर आए, अभी मारामारी पे उतर आए. तो अपोज कर रहे हैं किसको? जो इनको एम्प्लॉय कर रहा है अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है. सो दे स्टार्टेड अपोजिंग देम. द चेंजेस इन लॉस, ठीक है, tribes, the restrictions on their practices and the new taxes they had to pay. ये सारी चीजों का दबदबा उन पे बन गया था और अभी ये इनके मतलब बोलते हैं ना बहुत हो गया, अभी ऐसा बोलते हैं ना. So they had enough, ठीक है. The changes in laws that were imposed by the Britishers for them to not use the jungle, the restrictions on their practices, जो भी उनके practices होते थे जंगल में वो करते थे उनको बंद करवा दिया गया. The new taxes that they had to और they had the liability to pay, इन सब चीजों के चलते वो बहुत अपोज करने लगे ब्रिटिशर्स को. The exploitation by traders and money lenders, ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनको लेकर जाते थे और ऐसे जगहों पे रख देते थे काम करने के लिए जहां से वापस आना ही मुश्किल हो. इन सब चीजों के चलते उनके ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ने लगा. So in 1831 to 1832 the Coles rebelled. कोल भी एक वैसा ट्राइबल ग्रुप था. Santals rolled in revolt in 1855, ठीक है. Then we have in 1910 the Bastar rebellion in central India broke out. तो ये सारे रेबेलियंस होने लगे. In 1940 the Warli revolt in Maharashtra. So आप देखोगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में अलग अलग टाइमों पे रिवोल्ट किया, ठीक है. सो दीज वेदर रिवोल्ट्स, द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट. बिरसा हमने स्टार्ट किया था देखो इस चैप्टर को, ठीक है. एंड तो लू ट्रिक्स फ्रॉम माई शोल्डर्स, द सॉन्ग्स ऑफ द मुंडास सैंग बी मोन्ड देयर मिजरी. तो जो सॉन्ग उस टाइम पे प्रचलित था बी मोन्ड देयर मिजरी, उस टाइम पे जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था उसको ही ये दर्शित करता था, ठीक है. इट यूज्ड टू रिप्रेजेंट देयर मिजरी. Alas, under the drudgery of forced labor, of blood trickles from my shoulders. मेरे कंधों से खून निकल रहा है. Day and night, the imagery from the zamindars annoys and irritates me.
Day and night I groan, alas this is my condition, I do not have a home, where shall I get happiness. ठीक है, so ये बिरसा का सॉन्ग है जो इन लोग गाया करते थे. ठीक है, Birsa was born in the mid 1870, the son of a poor father. He grew around the forest of Bohunda. ठीक है, ये एक मतलब बैकवर्ड प्लेस था, ट्राइबल प्लेस था. ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल आखड़ा. ठीक है, अखाड़ा. फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. तो ये भी बंजारों की तरह भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. एज एन एडोलेसेंट, ठीक है, जब थोड़े से ये बड़े हो गए, Birsa heard tales of the Munda uprisings of the past and saw the sirdars of the community urging the people to revolt. तो ये भाई साहब लोगों को प्रेरित करने लगे रिवोल्ट के लिए. ये started, ठीक है. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus. Dikus मतलब जो externals हैं, मतलब जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, उनको Dikus बोला जाता है. ठीक है, and said there would be a time when okay, they saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land. मुल्क इन की लड़ाई, इसको मुल्क की लड़ाई बोले जाएंगे उन लोग. Reminding people of the need to win back their kingdom. So Birsa started inspiring people to fight for their land and gaining it back from the Britishers. ठीक है, Dikus मतलब Britishers. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of the missionaries. ये भाई साहब लोकल मिशनरी स्कूल में भी गए और जो मिशनरीज थे, मतलब जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे थे उस टाइम पे, उनके लेक्चर्स को भी इन्होंने अटेंड किया. He started attending them. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. ठीक है, तो मुंडास जो थे, जो ट्राइबल लोग थे, उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की गई कि ये भी जन्नत पा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो अटेन हेवन. ठीक है, और यही वापस आके इन्होंने सबको बोला. दिस वुड बी पॉसिबल if they became good Christians and gave up their bad practices. तो ऐसा क्रिश्चियन मिशनरीज या चर्चेस में बोला जाने लगा कि if tribal people actually come down and give up their bad practices, they can get themselves placed in heaven. तो इनको भी जन्नत नसीब होगी. ठीक है. Later Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. ठीक है, वैष्णव preacher के कंपनी में रहे. He wore the sacred thread. ये sacred thread होता है ना, ब्राह्मण लोग जो डालते हैं, देखो. ठीक है, and began to value the importance of purity and piety, freedom from anything that debases, contaminates, pollutes, etc. तो इससे बिरसा का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और उन्होंने यही कॉन्फिडेंस रेस्टोर करते हुए लीडरशिप की बागडोर संभाली. ठीक है, the quality of being religious or reverent. ठीक है, Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. तो बहुत influence हुए आइडिया से. His movement was aimed at reforming the tribal society. ये पूरे ट्राइबल सोसाइटी को रीफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे. He urged the Mundas, Mundas मतलब आपका एक ट्राइबल ग्रुप है, to give up drinking liquor, शराब पीना छोड़ दो. Clean their village, विलेज को एकदम साफ सुथरा रखो. ठीक है, and stop believing in witchcraft and sorcery. witchcraft मतलब चुड़ैल है या कोई there is something which is there, मतलब अंधविश्वास को छोड़ दो. ठीक है, सुपरस्टिशियस बिलीव्स को छोड़ दो. ठीक है, इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी. ठीक है, सो ये जितना भी आपका ये सब ओझापन है, ये सब इसको छोड़ो. और दिस इज व्हाट ही प्रोपोगेटेड. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स दोनों के अगेंस्ट में थे. ठीक है, बिकॉज दीज पीपल वर ट्राइंग टू कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल इनटू कैथलिक्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द ट्राइबल पीपल. ठीक है, सो ये तो था ही, तो इनको अपोज करते थे. ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेस, और इसी को दिकूस बोलते थे, दैट वर रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ. मुंडा मतलब यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी थी. ठीक है, दे वर रूइनिंग देयर लाइव्स. In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. तो उनका जो पास्ट था उसको रिकवर करने को इन्होंने प्रेरित किया. He started convincing people. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth where Mundas lived a good life. तो उन्होंने इनको बताया कि एक टाइम था जब मुंडास actually led a good life, and we can or we rather have the ability to return back to that form of life. ठीक है, he started convincing people about it.
He constructed embankment, a wall or bank of earth or stone built to prevent the river flooding in area. तो भाई साहब पहले के जमाने में कोई भी रिवर जहां से भी गुजरता था, थोड़ी बहुत बारिश होती थी और पानी जो है तो पूरे बाढ़ के रूप में पूरे गांव में फैल जाता था। तो बिरसा ने एक एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट मतलब ताकि अगर रिवर कभी ओवरफ्लो करे भी तो गांव में वो पानी ना आए, ठीक है। So tapped natural springs, ठीक है। He planted trees and orchards, ठीक है। Practice cultivation to earn their living. They did not kill their brethren and relatives, ठीक है। They lived honestly. तो इन्होंने एक ऐसे समाज की निर्माण की कोशिश की जहां पे भाई साहब लोग ऑनेस्टली रहते हो और अपने ही रिलेटिव्स को ना मारते हैं, ठीक है। So Birsa also wanted people to once again work on their land, सेटल डाउन एंड कल्टीवेट देयर फील्ड्स। तो अपने ग्राम में काम करें, ठीक है, और सेटल डाउन हो जाएं। व्हाट बडीड ब्रिटिश ऑफिसर्स वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले तो ठीक है चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी बिरसा से थ्रेट होने लगा, ठीक है, क्योंकि व्हाट ही वाज एमिंग इज मिशनरीज को भगाने का, ठीक है, एंड मनी लेंडर्स को खत्म करने का। मनी लेंडर्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो भी ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। तो ये अभी गवर्नमेंट डरने लगी बिरसा से, ठीक है। सो नाउ इट हैज टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मिजरी द मुंडास वे सफरिंग। तो इन्होंने मतलब सारा जो मूवमेंट था इससे पता चल रहा था, मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेस, जितने भी आपके फोर्सेस हैं, मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदी लैंडलॉर्ड्स, एज द कॉज ऑफ मिजरी द मुंडास वे फेसिंग। आज की तारीख में मुंडास को जितना भी दुख है इसकी वजह से ही है, ठीक है, दैट वाज द मेन कॉज ऑफ मिजरी। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were taking over their land. ठीक है, missionaries were criticizing their traditional culture. ये सारी चीजें पैरेलली चल रही थी भाई साहब। As the movement spread, the British officials decided to act. तो जैसे जैसे भाई साहब ये मूवमेंट स्प्रेड होने लगा, अभी ब्रिटिश ऑफिसर्स हरकत में आ गए। Now they have to do something in order to ensure that it is curbed. They arrested Birsa, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. इसको भाई साहब जेल दे दिया गया, ठीक है। In 1897, when Birsa was released, he began touring the villages to gather support. तो जैसे इनको रिलीज किया गया 2 साल बाद, he started touring the villages. एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे in order to align people for the support. He used traditional symbols and language to arouse people, ठीक है, urging them to destroy Ravan, ठीक है, रावण को जैसे जलाया जाता है, Decus and the Europeans. According to him, जो भी एक्सटर्नल लोग हैं जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो गए, all these were exploiting us and hence they were Ravan, ठीक है, इनको Decus बोले जाने लगा, Decus and the Europeans, and establish a kingdom under his leadership. तो ये लोगों को कन्विंस करने लगे कि इन रावणों को मारना है और एक अलग से अपना किंगडम बनाना है, ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप। Birsa's followers began targeting the symbols of Deku and European power, ठीक है, तो जितने भी सिंबल्स थे इनको ये टारगेट करने लगे और एक मोर्चा चलने लगा, एक लड़ाई चलने लगी। They attacked police stations and churches. तो चर्चेस में क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर रहे थे और चर्चेस एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स। पुलिस स्टेशन मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, चर्चेस मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज एंड मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स, दे वर आल्सो सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। इन सबके घरों को भाई साहब अटैक होने लगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज की अटैक होने लगी। दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। तो एक अलग से व्हाइट फ्लैग बना और इसमें बिरसा राज को प्रोपोगेट किया गया, ठीक है, दैट वाज बेसिकली प्रोपोगेटेड। बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। तो बिरसा की मौत हो गई कॉलेरा से। उस टाइम पे कॉलेरा का कोई इलाज नहीं था और धीरे धीरे ये मूवमेंट खत्म हो गया, अदरवाइज इट वुड हैव गेन्ड मोमेंटम। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 ways, ठीक है, क्या? फर्स्ट, इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज so that the land of the tribals could not be easily taken over by the Decus. तो एक चीज तो तय हो गई कि बिरसा इतने स्ट्रांगली आए
ठीक है। ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन हिज मूवमेंट, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन दिस एंटायर थिंग दैट ये डिसाइड कर लिया गया कि एटलीस्ट अभी क्या होगा, दे विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। सो मतलब अभी हम इनके जितने भी लैंड है इसको ऐसे ही नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक इट अवे, ठीक है, टेक इट अवे फ्रॉम देम। It forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken away, ठीक है। तो इनको भाई साहब एक सहूलियत मिल गई। सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो इससे भाई साहब ट्राइबल पीपल की एक शक्ति आ गई, ठीक है, कि दे हैव द पावर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। Although they are not educated, although they are not from a wealthy family, but still they have the power to make changes in the colonial rule, ठीक है। They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. तो इन्होंने खुद से इस स्ट्रगल को जारी रखा था। इनके खुद से, इनका कोई बहुत बड़ा कोई पढ़ा लिखा लीडर नहीं था, इनके ही अंदर से एक लीडर था जिसने इस पूरे मूवमेंट को जारी रखा था, ठीक है। सो दे डिड दिस ऑन देयर ओन स्पेसिफिक वे, अपनी तौर तरीके से इन्होंने इस मूवमेंट को जारी रखा। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल, इनके खुद के तौर तरीके, मतलब इनके खुद के रिचुअल्स और सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल से इस फाइट को अगेंस्ट द दीकूस जारी रखा, ठीक है। सो there are many reasons why tribal and other social groups often do not wish to produce for the market। तो आज की तारीख में भी हमको दिखता है कि काफी reasons हैं जिसके वजह से ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी होते हैं दे आर नॉट रेडी टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, क्योंकि उनको फायदा बहुत कम मिलता है। जैसे आपने देखा भाई साहब वहां पे हुकुम्स वो लोग 3-4 रुपए में बेच रहे थे, मनी लेंडर्स लोग इसको आगे उसके 4-5 गुना ज्यादा दाम में बेच रहे थे, जबकि मेहनत इनकी थी, ठीक है। This tribal song from Papua New Guinea gives a glimpse of how the tribals there viewed the market, ठीक है। We say cash it unsatisfactory trash, ठीक है, हम इसको कैश बोल सकते हैं बट इस अनसेटिस्फैक्टरी ट्रैश है ये, ठीक है, ये कचरा है। इट वोंट कीप ऑफ रेन, इससे भाई साहब रेन से हम नहीं निकल सकते। एंड इट गिव्स मी पेन, सो व्हाई शुड आई वर्क माय गट्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज फॉर दीज गवर्नमेंट मट्स। कैश क्रॉपिंग इज ऑल वेरी वेल इफ यू हैव गॉट समथिंग टू सेल, बट टेल मी सर व्हाई इफ देयर इज नथिंग टू बाय शुड आई बॉदर, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पे जो भी आपके मूवमेंट्स हुए हैं उसका एक छवि है। तो ये न्यू गिनी का है वैसा, ठीक है, ओके।